में चली जाती हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम बाउल साउंड सुने तो बाउल साउंड सुनने से हमें काफ़ी बेहतर आइडिया हो सकता है कि पेशेंट को किस किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन है और अभी वो किस लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन पे कितना टाइम हमारे पास है उसके लिए कुछ करने को। दूसरी बहुत अहम तरीन चीज़ ये है कि देयर इज़ अ मैसिव थर्ड स्पेस लॉस। तो उस दिन हमने फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में भी इसके बारे में बात की थी कि दो स्पेसेस है ना, एक इंट्रासेलुलर स्पेस है और एक एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है। तो नॉर्मली फ्लूइड इसके अंदर होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स इसके अंदर होते हैं, और चूंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स है तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से और डिफरेंट ग्रेडियंट्स की वजह से जो एक से दूसरे उसमें जा सकते हैं। लेकिन जो जब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होती है और जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट उस ल्यूमन के अंदर मौजूद है, दे आर नॉट अवेलेबल फॉर बॉडी, वो फिर उस तरह से अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन्स नहीं जा सकते, वो बॉडी के पास मौजूद नहीं है, ना एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में ना इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में, कि वो उसको अपने डिफरेंट बैलेंसेस के लिए, होम्योस्टेसिस के लिए इस्तेमाल कर सके। तो जैसे थर्ड स्पेस लॉस मोस्ट कॉमन जो है वो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, लेकिन जैसे एसाइटिस है वो फ्लूइड भी बॉडी के पास अवेलेबल नहीं है, प्लूरल एफ्यूजन है, पेरिकार्डियल एफ्यूजन है, ये सारे जो ये लॉसेस हैं ये थर्ड स्पेस लॉसेस कहलाते हैं। और जब इतना मैसिव थर्ड स्पेस लॉस होगा, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी बड़ी है, तकरीबन 6 मीटर उसकी जो है ना वो लेंथ है, और उसका ल्यूमन देखें कितनी अमाउंट ऑफ फ्लूइड उसके अंदर एक्यूमुलेट हो सकती है जो बॉडी के पास नहीं हो। इसका मतलब है कि पेशेंट सीवियरली वॉल्यूम डिप्लीटेड होगा, ओलिग्यूरिक होगा, हाइपोटेंसिव होगा, एंड देयर वुड बी हीमो कंसंट्रेशन, उसका हेमाटोक्रिट रेज हुआ होगा, उसके साथ उसको इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन होगी, क्योंकि इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स हैं टेक्निकली, तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें मौजूद हैं जो डिफरेंट इंटेस्टाइन की सेक्रीशंस में, बाइल की सेक्रीशन में, पैनक्रियाटिक सेक्रीशंस में जो मौजूद है, वो सारे इलेक्ट्रोलाइट भी डिप्लीट हो गए हैं। बॉडी सीवियर वॉल्यूम और इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन में चली जाती है बाय इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। फिर जब बावल डिस्टेंड होती है, ठीक है, एक हमने बात की उसकी मोटिलिटी की, एक हमने बात की फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट लॉस की, और फिर तीसरी बात है कि जब बावल डिस्टेंड होती है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से तो इंट्राल्यूमिनल प्रेशर बढ़ जाता है। जब इंट्राल्यूमिनल प्रेशर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से जो वीनस रिटर्न है वो रुक जाता है। हमें पता है कि वैसे पोर्टल वीनस प्रेशर, वैसे भी जो जनरल वीनस प्रेशर है उससे कम होता है। तो जब इंट्राल्यूमिनल प्रेशर बढ़ता है और ये जो पोर्टल वीनस रिटर्न और कम हो जाता है, वीनस रिटर्न कम होने से डिस्टेंशन और तेजी से बढ़ती है, हत्ता कि जो आर्टीरियल प्रेशर है उससे भी ज्यादा हो जाता है, और जिसके नतीजे में आर्टीरियल सप्लाई भी कम हो जाती है इस बाउल के पीस की जो कि डिस्टेंडेड है और ऑब्स्ट्रक्टेड है। नतीजतन जब आर्टीरियल इनसफिशिएंसी होगी तो उस एरिया की गैंग्रीन होगा, नेक्रोसिस होगा, वो परफोरेट कर जाएगा। तो ये जानने की ज़रूरत हमें इसलिए है कि हमें पता हो कि अगर हम कितनी देर से ऑब्स्ट्रक्शन मौजूद है और डिस्टेंशन का लेवल क्या है, जितनी देर की जाएगी उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करने में, हम डायनामिक मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शंस की बात करें, जितनी हम उसमें देर करेंगे उतनी ही इम्कान इस चीज़ का बढ़ जाएगा कि गट गैंग्रीनस हो जाएगी, वन। और अगर उससे भी ज़्यादा हमने देर कर दी या गट की वायबिलिटी मशकूक हो जाएगी और ज़्यादा देर कर दी और गैंग्रीन और नेक्रोसिस होके परफोरेट हो गया, फिर फीकल पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। तो एक सिंपल जो कंडीशन है, सिंपल स्मॉल बाउल की ऑब्स्ट्रक्शन है जो परहैप्स किसी बैंड के अगेंस्ट ट्विस्ट हुई है, या एडेसिव बाउल है जो सिर्फ आप एक बैंड को डिवाइड करके रिलीव कर सकते हैं। अगर आप देर करते हैं डायग्नोज करने में या देर करते हैं मैनेज करने में, इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू अ गैंग्रीनस कंडीशन सब्सिक्वेंटली रिलेटेड टू फीकल पेरिटोनाइटिस। फीकल पेरिटोनाइटिस जो है उसकी हमें पता है कि मोर्टेलिटी कितनी ज्यादा है, जिसके नतीजे में जो आउटकम्स है वो पुअर हो जाएंगे। जहां सिर्फ एक बैंड को डिवाइड करना है उसमें आपको गैंग्रीनस गट को रिसेक्ट करना है, फिर स्टोमा बनाना है या उसको एनास्टमोस करना है। सो the magnitude of surgery, the magnitude of mortality and morbidity increases sky high, and that is why we need to identify and diagnose the kind of obstruction the person is having, the site of obstruction the person is having, and to manage it subsequently properly. तो क्लासिफाई कैसे करते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को? बुनियादी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कॉज है, डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शंस है और ए डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शंस है। जो डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें जो पेरिस्टाल्सिस है, इंटेस्टाइन कैट इज वर्किंग अगेंस्ट मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, वो कोशिश कर रहा है कि मैं जोर से इसको ओवरकम कर लूं। ए डायनामिक वो है जिसमें कोई मैकेनिकल रीजन नहीं है,
there is no mechanical reason, there is no mechanical obstruction to that piece of bowel. तो वो क्यों हो रही है? ए डायनामिक, या तो वो पैरालिटिक आइलियस है, पेरिस्टालसिस जनरेट ही नहीं हो रहा, वो जो जनरेटर है पेरिस्टालसिस का, जो प्लेक्सस का है मौजूद इन दी वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, वो इनिशिएट नहीं कर सकता, हाइपोक्लीमिया में इनिशिएट नहीं कर सकता। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं, पार्किंसन, एंटीकोलिनर्जिक्स वगैरह, ये और चीज़ें जिनकी वजह से वो जो कंडक्शन, जो इनिशिएशन हो रही है ऑफ द पेरिस्टालसिस, वो पॉसिबल ही नहीं है, दैट इज पैरालिटिक आइलिस, जो हमें पता है कि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में होती है, हाइपोक्लेमिक पेशेंट्स को होती है, या इवन इन यूरीमिया हो जाती है, हाइपरकल्सीमिया में हो जाती है। इन सारी कंडीशंस में पेरिस्टालसिस एब्सेंट है, ये ए डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन है। दूसरा बड़ा कॉज जो है वो मेसेंटेरिक वास्कुलर ओक्लूजन है। मेसेंटेरिक वास्कुलर ओक्लूजन चाहे वो आर्टीरियल है चाहे वो वीनस है, इसमें अगरचे पेरिस्टालसिस इनिशिएट तो हो रहा है, लेकिन ये प्रोपल्स नहीं कर सकता, इसके अंदर ये ताकत नहीं है, इसके अंदर ये हिम्मत नहीं है कि वो इंटेस्टाइनल कंटेंट्स को आगे को धक्का दे सके। तो रीजन उसका रीजन ये है कि ब्लड सप्लाई नहीं आ रही, मसल्स काम ही नहीं कर सकते, अगरचे जनरेटर चल रहा है, जो इनिशिएटर है पेरिस्टालसिस का वो चल रहा है, मगर वो नहीं होता। या जैसे सूडो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो ओगिलवी सिंड्रोम है, जो ओल्ड एज में हो जाता है, जो लॉन्ग टर्म जो डायबिटिक्स होते हैं, जिनकी ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी हो जाती है, वो कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, वो चल ही नहीं पा रहे होते, तो अगरचे जो जिसको हम क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन भी करते हैं, इसमें लगता है ऐसे है कि जैसे पेशेंट ऑब्स्ट्रक्टेड है, बट बेसिकली इट इज ए डायनामिक, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द इंटेस्टाइन टू प्रोड्यूस अ प्रोपल्सिव फॉर्म ऑफ पेरिस्टालसिस। तो ये ए डायनामिक कॉजेज है। ए डायनामिक कॉजेज ऑफ कोर्स इनकी मैनेजमेंट डिफरेंट है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो ड्रग्स की वजह से है, वो हाइपोक्लीमिया की वजह से पैरालिसिस हुआ हुआ है, वो हाइपर यूरिसीमिया की वजह से हुआ है, हाइपर कल्सीमिया की वजह से, उन चीज़ों को करेक्ट करेंगे तो वो आइलिस करेक्ट हो जाएगी। अगर मेसेंटेरिक वास्कुलर ओक्लूजन है तो वी नीड टू आइडेंटिफाई कॉज क्या है, और अगर वो जो गट है वो वायबल नहीं है, हमें रिसेक्ट करनी पड़ेगी फॉर वट एवर द रीजन। सूडो ऑब्स्ट्रक्शंस में यूजली आप you may use enemas, you may use other mechanical evacuation and various other ways and means, and we try some drugs which can increase the peristaltic activity in the intestine. फिर जो ज्यादा हम देखते हैं और सर्जिकली जिनसे हमारा ज्यादा कंसर्न है, वो डायनामिक किस्म के इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। और हमें पता है चूंकि इंटेस्टाइन में एक पाइप है, एक ल्यूमन है, तो जो कॉजेज हैं वो विद इन द ल्यूमन है, कॉजेज विद इन द वॉल है, या कॉजेज आउटसाइड द वॉल है। तो इंट्राल्यूमिनल जो कॉजेज है उसमें गॉलस्टोन है, उसमें एंटेरोलिथ है, उसमें बिजॉर है, और उसमें कोई फॉरेन बॉडी है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि गॉलस्टोन आइलियस क्यों होता है, कि जब पॉलीसिस्टोड्यूडेनल फिस्टुला बनता है और ड्यूडेनम के अंदर वो बड़े साइज का स्टोन आता है, और वो आके जो आइलियम की वो नर्वस पोर्शन पे आके फंस जाता है, और फिर गॉलस्टोन इंट्राल्यूमिनल डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन करता है। इंट्राम्यूरल जो कॉजेज वॉल में है वो कौन से हैं? वो कोई स्ट्रक्चर है विच कैन बी, जैसे पोस्ट पेनक्रियाटिक स्ट्रक्चर हो सकता है, स्केमिक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, कोई मलिग्नेंसी हो सकती है जो कि वॉल से ओरिजिनेट करके ल्यूमन को ऑब्स्ट्रक्ट करी है, या मलिग्नेंट स्ट्रक्चर इटसेल्फ हो सकता है जो कि ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। देन एक्स्ट्राम्यूरल, it can be bands, it can be the gut is in the hernial sac और वहाँ obstruction हुई हुई है, it can be a volvulus twist around its long axis, or it can be intersusception, a protrusion of a part of a lumen in the proximal protrusion into the distal part, which is causing obstruction of the proximal part. जब वो intestine, ये डिस्टल पार्ट है, ये प्रॉक्सिमल पार्ट है, जब ये प्रॉक्सिमल पार्ट डिस्टल पार्ट के अंदर आता है तो ये प्रॉक्सिमल पार्ट को ऑब्स्ट्रक्ट बेसिकली कर रहा होता है। सो इंटरसेप्शन इज एन एक्स्ट्राम्यूरल कॉज ऑफ डायनामिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। फिर अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, जो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है वो पार्शियल है या कंप्लीट है। इसको पार्शियल को कुछ लोग सब एक्यूट और कंप्लीट को एक्यूट भी कहते हैं। मकसद टाइम ड्यूरेशन नहीं है, मकसद ये है कि कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन जब है, हमने अभी बात की, तो उसके अंदर गट की वायबिलिटी जो है वो उसको कोई ना कोई फर्क पड़ सकता है, वायबिलिटी जो है उसकी एंडेंजर हो सकती है। इसलिए कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन को आइडेंटिफाई करना जल्दी ज़्यादा ज़रूरी है और उसकी मैनेजमेंट ज़्यादा एग्रेसिवली करने की ज़रूरत है ताकि हम गट को गैंग्रीन होने से बचाएं। तो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन जो पार्शियल है वो पोस्ट ऑपरेटिव एडिशंस हो सकती हैं, वो हर्नियाज हो सकते हैं, ट्यूमर्स हो सकते हैं। इंटरसेप्शन कैन बी पार्शियल
and fecal impaction. These are all causes of partial dynamic obstruction. Complete, वंस अगेन पोस्ट ऑपरेटिव एडिशंस आप देखें दोनों जगह पोस्ट ऑपरेटिव एडिशंस कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन भी कर सकती हैं और पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन भी कर सकती हैं. उसके अलावा हर्नियाज हैं, ट्यूमर्स हैं, इंटरसेप्शन और फीकल इम्पैक्शन. इफ यू लुक एट द कॉजेज आर नियरली द सेम ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, जो वजह है जिस वजह से वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट है या पार्शियल है, वो एक तरह के कॉजेज है इफ यू लुक एट देम. ठीक है, तो आपने आइडेंटिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स कि इस पेशेंट को पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है और इस पेशेंट को कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है. तो कैसे पता लगता है? एक तो जो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होती है उसमें पेशेंट फ्लेटस पास करता रहता है, जबकि जो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो कंप्लीट ऑब्स्टिपेशन होती है. द पेशेंट इज अनएबल टू पास बोथ फीसिस एंड फ्लेटस. ठीक, उसके अलावा जब आप प्लेन एक्सरे कराते हैं पेशेंट का इरेक्ट, तो देयर इज नो रेजिडुअल क्लोनिक गैस ऑन एक्सरे. एक्सरे के ऊपर जब कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो कोलन में एयर नहीं होती, ना वो रेक्टम के अंदर मौजूद होती है ना वो सीकम के अंदर मौजूद होती है. लेकिन जो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होती है उसमें रेजिडुअल क्लोनिक गैस होती है अबव पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन. ये पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन रेक्टम की बात हो रही है. जो रेक्टम का जो डिस्टल हाफ है वो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल और जो प्रॉक्सिमल है वो इंट्रा एंड सम पार्शियल पेरिटोनियम उसके. तो उस पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन के ऊपर ऊपर कोई ना कोई क्लोनिक गैस कहीं ना कहीं पड़ी रहती है इन पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कोर्स पार्शियल का एडिशंस है और 60 to 80% जो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है वो रिजॉल्व हो जाती है विद नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट. यानी इन पेशेंट्स को हम नथिंग परोरम कर देते हैं, इनको हम एनजी डाल देते हैं, इनके आईवी फ्लूइड रिप्लेस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेस करते हैं, तो उसकी वजह से ये मैनेज हो जाती है. फिर कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि जो हाई ग्रेड पार्शियल है वो और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि हमें पता है हम कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन को ढूंढना चाहते हैं. अगर एक्सरे पे भी इतना नहीं पता लग रहा है तो स्मॉल बाउल फॉलो थ्रू या जिसको हम स्मॉल बाउल अनीमा कहते हैं वो भी कराया जा सकता है, वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है. और इसीलिए आजकल ज़्यादा फोकस ये है कि हम गैस्ट्रोग्राफिन को यूज़ करते हैं जो एक आयोडीनेटेड कंपाउंड है. ये हाइपर ऑस्मोलर होता है और ये जब आप देते हैं ये कंट्रास्ट भी है, ये रेडियोपेक भी है. इसको देने के दो फायदे होते हैं. एक तो फायदा ये होता है कि जो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं उसमें एडिशंस की वजह से जो बावल का एडिमा होता है, जब आप हाइपरऑस्मोलर फ्लूइड देते हैं इंट्राल्यूमन में, तो बावल की वॉल का एडिमा जो फ्लूइड है वो भी ल्यूमन में आ जाता है, जिससे वो एडिमा कम हो जाता है और पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव होने में आसानी होती है. तो एक तो ये इस तरह काम करता है. दूसरे चूंकि ये कंट्रास्ट होता है, अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो तो आपको पता लग जाता है कि पेशेंट को कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन और इससे आगे हमारा कंट्रास्ट नहीं जा रहा और इस पेशेंट को हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है. तो आजकल हम इसका इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है फॉर एडेसिव बाउल ऑब्स्ट्रक्शन खास तौर पे. ठीक है, फिर जो जिस पेशेंट को आपने पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए मैनेज कर रहे हैं, ड्रिप एंड सक पे रखा हुआ है, दे मस्ट शो ऑब्जेक्टिव इम्प्रूवमेंट विद इन 48 आवर्स. अगर 48 आवर्स के अंदर भी वो रिजॉल्व नहीं कर रहा तो फिर हमें सर्जरी के बारे में इन पेशेंट्स में भी सोचना चाहिए. वेयर एज जो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमने डायग्नोज कर लिया है, हमें उनको विद इन 24 आवर्स जो है कर देना चाहिए. जैसे पहले पुराना है, आज तक जो सर्जिकल एक्सियम है वो यही है कि द सन शुड नॉट राइज एंड सेट ऑन अ पेशेंट विद कंप्लीट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन. ओके, हमारा काम क्या है? फिर एक क्लासिफिकेशन है, हमने एक क्लासिफिकेशन की है अकॉर्डिंग टू कॉज जो है डायनामिक, ए डायनामिक, फिर हमने किया कि पार्शियल है कि कंप्लीट है मैकेनिकल में. फिर हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू वास्कुलर कंप्रोमाइज कि ये गट स्ट्रैंगुलेटेड है, हो गई है स्ट्रैंगुलेट, इसकी वास्कुलर सप्लाई कंप्रोमाइज हो गई है कि ये नहीं हुई है, नॉन स्ट्रैंगुलेटेड है. एक क्लासिफिकेशन इस चीज़ पे बेस करती है. फिर एक क्लासिफिकेशन बेस करती है एनाटॉमिकल साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन कि स्मॉल बॉल की हाई ऑब्स्ट्रक्शन है, स्मॉल बॉल की लो ऑब्स्ट्रक्शन है यानी डिस्टल आइलियम की है, या लार्ज बाउल की ऑब्स्ट्रक्शन. तो कैसे इन तीनों को आपस में डिफरेंशिएट करते हैं वो भी हम आगे चल के देखते हैं. कॉमन कॉजेज स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के आप देखें 60% के करीब जो है वो एडिशंस हैं. फिर तकरीबन 20% नियोप्लाज्मा है विच में बी एक्स्ट्रा म्यूरल एज वेल. फिर हर्नियाज हैं, फिर डिफरेंट अदर इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से ये हो सकता है.
वेयर एज लार्ज बॉल ऑब्स्ट्रक्शन में अगर आप फ्रीक्वेंसी देखें तो मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ लार्ज बॉल ऑब्स्ट्रक्शन इज कोलोनिक कैंसर। और जो कैंसर्स होते हैं, जो मेलिग्नेंसीज होती हैं कोलन की, वो हमने पहले भी बात की थी, वो लेफ्ट साइड के जो कोलोनिक मेलिग्नेंसीज होती हैं वो ऑब्स्ट्रक्शन करती हैं ज़्यादा बनिस्बत राइट साइड की। वजह क्या है? वजह ये है कि जो लेफ्ट साइड का कोलन है उसका ल्यूमन छोटा है, ल्यूमन छोटा है, और उसमें जो जो फीकल कंटेंट है वो सॉलिड है, उसको गुजरने के लिए ज्यादा रास्ता चाहिए, उसको गुजरने के लिए ज्यादा ताकत चाहिए। वेयर एज जो राइट साइड की कोलन है, एक तो उसका डायमीटर ज्यादा है, नंबर वन। नंबर टू, जो फीकल स्ट्रीम उसमें आ रही है वो लिक्विड ज्यादा है। तो राइट साइड के जो कोलोनिक कैंसर्स हैं वो प्रेजेंट यूजुअली विद ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करते, वेराइज जो लेफ्ट साइड के कोलोनिक कैंसर्स हैं वो ऑब्स्ट्रक्शन के साथ ज्यादा प्रेजेंट करते हैं। फिर अदर जो कॉमन कॉजेज हैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसमें डायवर्टिकुलाइटिस है, उसमें वॉल्वुलस है, और उसमें हर्नियाज है। देखें, जो बड़ी अहम बात है ये कि स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन में मोस्ट कॉमन कॉज आपने देखा था दोनों तरफ, हमने पार्शियल में भी कंप्लीट में भी सबसे ऊपर लिखा था, सबसे ऊपर लिखा था पोस्ट ऑपरेटिव एडिशंस, जबकि हम लार्ज बाउल में पोस्ट ऑपरेटिव एडिशंस कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती यूजुअली। ठीक है, ये याद रखने की बात है। जब भी हम एडेसिव ऑब्स्ट्रक्शन की इसलिए बात करते हैं तो इससे मुराद स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन ही ली जाती है। फिर ये याद रखने की ज़रूरत है कि सारी ऑब्स्ट्रक्शन जो है इंटेस्टाइनल, वो मैकेनिकल हो या ख़ास तौर पे ए डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन जो है उनके मेडिकल कॉजेज़ हो सकते हैं। जैसे हमने बात की थी मेटाबॉलिक जो है, मेटाबॉलिक में हमें पता है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। फिर डिफरेंट मेडिकेशंस हैं लाइक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं। फिर लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, अगर जैसे एक्यूट अपेंडिसाइटिस है या एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है या एक्यूट पैनक्रेटाइटिस है, इनके अंदर भी जो लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की वजह से वहाँ पे जो गट होती है वो काम करना छोड़ देती है और उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। देन व्हेन देयर इज डिफ्यूज पेरिटोनाइटिस बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई कॉमन बाइल डक्ट की इंजरी हुई है और बाइल है जनरल पेरिटोनल कैविटी में, उसकी वजह से डिफ्यूज पेरिटोनाइटिस है, इसमें भी पेशेंट्स की इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन साथ होगी, आइलियस साथ होगा। देन कोई रीट्रोपेरिटोनियल प्रोसेस है, लाइक रीट्रोपेरिटोनियल जो ट्रॉमा के अंदर जो हीमाटोमास हैं, जो लार्ज हैमरेजेस हैं, जो लार्ज कलेक्शंस हैं इन द रीट्रोपेरिटोनियल स्पेस, उसकी वजह से भी गट अपना काम छोड़ देती है पैरालिटिक आइल्स। देन न्यूरोपैथिक डिसऑर्डर्स, ऑफ कोर्स जो ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथीज हैं और वेरियस रीजंस फॉर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरीज या स्पाइनल कॉर्ड के अदर डिजीज जिनकी वजह से न्यूरोपैथिक डिसऑर्डर्स होते हैं, they can also be a cause of small and large bowel obstruction. So once you identify कि इस पेशेंट का ऑब्स्ट्रक्शन है, लेकिन ये जो सारे कॉजेज जिनकी हम बात करें, ये सारे कॉजेज ए डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शंस के हैं। इनकी वजह से ए डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन होती है और इनका इलाज बुनियादी तौर पे जो अंडरलाइंग कंडीशन है उसको रेक्टिफाई करना है। अंडरलाइंग कंडीशन को आप ठीक करेंगे तब ये ऑब्स्ट्रक्शंस रिलीव होंगी। अगर अंडरलाइंग कंडीशन मौजूद होगी तो आपकी ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव होने का इम्कान कम है। क्लिनिकल फीचर्स जो है ऑफ कोर्स दे वेरी अकॉर्डिंग टू द साइट कि कौन सी है, स्मॉल बॉल की हाई ऑब्स्ट्रक्शन है, स्मॉल बॉल की लो ऑब्स्ट्रक्शन है या लार्ज बॉल की ऑब्स्ट्रक्शन है, इटियोलॉजी क्या है, अंडरलाइंग पैथोलॉजी क्या है, एडिशंस हैं, कोई ट्यूमर पड़ा हुआ है, कोई हर्निया है, कोई वॉल्वुलस है, फिर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है कि कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है, वास्कुलर सप्लाई जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुई है या भी इंटैक्ट है, इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। 4 बुनियादी सिम्टम्स हैं जो हर मरीज को, जिनको हम कहते हैं 4 कार्डिनल फीचर्स ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, कोलिकी, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड कॉन्स्टिपेशन। इन चारों चीज़ों की जो डिफरेंट तरीके की प्रेजेंटेशंस हैं, अगर आप इसकी हिस्ट्री ही सिर्फ प्रॉपर तरीके से हासिल कर लें तो आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है 1 और क्या साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है यूजुअली। सो the continued passage of flatus beyond 12 hours after onset of symptoms is characteristic of partially, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो complete obstruction होती है उसमें ऑब्स्टिपेशन होती है, एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन होती है, दोनों चीज़ें फीसिस और फ्लेटस दोनों मौजूद नहीं होते। और जो पेशेंट मुतवातर फ्लेटस पास कर रहे हैं, सिम्टम्स शुरू होने के बाद भी फ्लेटस पास कर रहे हैं, तो
उनकी कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, क्योंकि आम तौर पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन ऊपर थी और उसके डिस्टल गैस थी और कोलन चल रही थी और वो ऑब्स्ट्रक्शन तो ऊपर स्मॉल बॉल में पड़ी हुई है, तो गैस तो 6 से 12 घंटे में जो भी कॉलोनिक गैस होती है वो निकल जाती है। सो अगर 12 घंटे के बाद भी पेशेंट फ्लेटस पास नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट की ऑब्स्ट्रक्शन कंप्लीट है। देन द साइंस दैट वी एब्डोमिनल डिस्टेंशन को हमने देखना है, स्मॉल बॉल की ऑब्स्ट्रक्शन और ख़ास तौर पे जितनी डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन होगी उतनी ज़्यादा ही डिस्टेंशन होगी। सेंट्रल एब्डोमिनल डिस्टेंशन स्मॉल बॉल में ज़्यादा है और पेरिफेरल डिस्टेंशन जो है वो लार्ज बॉल में ज़्यादा है, और अल्टीमेटली जब लार्ज बॉल ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो उससे पीछे जो स्मॉल बॉल है वो भी ऑब्स्ट्रक्टेड होगी, तो लार्ज बॉल ऑब्स्ट्रक्शन में डिस्टेंशन और ज़्यादा होती है बनिस्बत स्मॉल बॉल डिस्टेंशन के। देन देयर वुड बी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में हाइपर एक्टिव हाई पिच्ड बॉल साउंड्स होगी, और अगर जो पैरालिटिक आइलियस है, ये जो ए डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन है, उसमें या तो बॉल साउंड्स बिल्कुल ही नहीं आएंगी या बिल्कुल मामूली सी आएंगी। ऐसी होती है जैसे किसी कुएं के अंदर आप पत्थर फेंकते हैं ना, तो इसके अंदर पड़ुक इस किस्म की बहुत हल्की सी आवाज़ कोई आएगी ए डायनेमिक में। तो फीचर्स क्या है, अगर हमने डिफरेंशिएट करना है कि ये हाई स्मॉल बॉल की ऑब्स्ट्रक्शन है, डिस्टल स्मॉल बॉल की या कॉलोनी की। हाई स्मॉल बॉल में एक तो पेन बहुत जल्दी आती है, हायर द ऑब्स्ट्रक्शन द क्विकर द पेन कम्स। फिर वॉमिटिंग जो है इसमें कोपियस होगी, क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्शन स्टमक के करीब है, इसको ऊपर से निकालना पेशेंट के लिए आसान है, तो वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है। और जो कंटेंट्स होते हैं यूजली उसमें बाइल या जेजनल कंटेंट्स होते हैं। ये हाई स्मॉल बॉल तो होगी भी जाहिर है, जेजनल आइलियल ऑब्स्ट्रक्शन तो स्मॉल लोअर स्मॉल बॉल की है। फिर जो इसकी एब्डोमिनल डिस्टेंशन इतनी मार्क्ड नहीं है, अगर है भी तो ये लोकलाइज्ड होगी अपर एब्डोमेन के ऊपर ज़्यादा था, और पेशेंट बड़ी जल्दी डिहाइड्रेट कर जाता है। ठीक है, जो डिस्टल स्मॉल बॉल है उसमें पेन सेंट्रल एंड कोलिक की होती है, वॉमिटस फीकुलेंट हो जाता है, डिस्टेंशन सवियर होती है, और पेरिस्टाल्सिस में भी विजिबल नजर आता है। जो पतले इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके अंदर एब्डोमिनल फैट ज्यादा नहीं होती, उनमें आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होता है कि स्मॉल बॉल की पेरिस्टाल्सिस है। एंड दे मे इवन कंटिन्यू टू पास फ्लेटस एंड फीसिस बिफोर एब्सोल्यूट कॉज। जो डिस्टल टू दी डिस्टल टू दी ऑब्स्ट्रक्शन जो कोलन में पड़ी हुई है, जो भी चीज पड़ी है, चाहे वो एयर पड़ी है फीसिस, वो पेशेंट पास कर रहा होता है। क्लोनिक में आम तौर पे कोई ना कोई प्री एग्जिस्टिंग चेंज इन बावल हैबिट्स है, क्योंकि हमने कहा था मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ कोलोनिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इज अ कार्सिनोमा ऑफ द कोलन। तो जाहिर है अगर कार्सिनोमा कोलन मौजूद है तो पहले से कोई बावल हैबिट्स में कोई प्री एग्जिस्टिंग चेंज की हिस्ट्री मौजूद होगी। इसके अंदर जो पेन होती है वो कोलन की लोअर एब्डोमेन में होती है। वॉमिटिंग इसके अंदर लेट फीचर है इफ प्रेजेंट। ठीक है, आमतौर पे कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन में वॉमिटिंग मे नॉट बी अ फीचर इवन। ठीक है, डिस्टेंशन प्रोमिनेंट होती है और फ्लैंक्स में ज़्यादा होती है, एंड द सीकम में बी डिस्टेंडेड, क्योंकि जिन पेशेंट्स के आइलियोसिकल वेल्व कॉन्फिडेंट है, इसका मतलब है कि स्मॉल बॉल के अंदर वापस कोलन से कोई चीज़ नहीं जा सकती, तो सारा ब्रंट जो ऑब्स्ट्रक्शन का है वो सीकम ने बियर करना है। और विद फंक्शनिंग आइलियोसिकल वेल्व जिन पेशेंट्स के होते हैं और उनमें लार्ज बॉल ऑब्स्ट्रक्शन को देर हो जाए, तो इनमें परफोरेशन सीकम में सबसे पहले होती है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा डिस्टेंशन हुई होती है और वहां पे सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज होता है वास्कुलर ऑफ द लार्ज बॉल। जो स्ट्रैंगुलेटेड बॉल है, जो बॉल इन्फॉक्शन के फीचर्स में एक्यूट एब्डोमेन का मतलब है कि डिस्टेंशन जब तक होती है उसमें पेशेंट जो टेंडर इतना नहीं होता, वो गार्ड नहीं कर रहा होता। लेकिन जब स्ट्रैंगुलेशन होना शुरू हो जाती है तो एक पेशेंट की पेन बहुत बढ़ जाती है, दूसरे टेंडरनेस बहुत बढ़ जाती है, और तीसरे देर में भी इवन गार्डिंग। एंड यू मे फील कि ये जो जो क्लिनिकल साइंस हैं और सिम्टम्स हैं ये एग्जैजरेटेड है। फिर जाहिर है जब इन्फॉक्शन होती है, बॉडी के अंदर कोई नेक्रोज और गैंग्रीनस पोर्शन पड़ा होता है, तो ये पेशेंट टैकिकार्डिक होते हैं, इनको फीवर हो सकता है, और जब आप इनकी इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं तो वहाँ टीएलसी रेज्ड होता है और एसिडोसिस रेज होता है। इनके एबीजीज में आप कराएंगे तो सीरम लैक्टेट बड़ा होता है, मोर देन ट्वाइस द नॉर्मल होता है। ठीक है, सो ये सारे फीचर्स जो है इस चीज की तरफ इशारा करते हैं कि पेशेंट की बावल इन्फॉक्टेड है। ठीक,
देन अगर आप उनके बाकी टेस्ट कराएं तो इनके माइलेज, लाइपेज, एलडीएच, फॉस्फेट और पोटेशियम लेवल्स भी एलिवेट हो जाते हैं, जो कि सब के सब बता रहे हैं कि सेल डेथ हो गई है, और सेल डेथ होने के बाद ये सारी चीज़ें जो है ये वास्कुलर कंपार्टमेंट में आ गई और ये सीरम में इनके लेवल्स रेज हो गए। लेकिन हमने ऑब्स्ट्रक्शन को पहले आइडेंटिफाई करना है। और आजकल जो हमारे पास इस वक्त मेरे पास 3 पेशेंट्स हैं जिनको मेसेंटेरिक वास्कुलर इस्कीमिया के साथ हमारे पास आए हैं, और उसकी भी वजह यही है कि जो एक तो वो डिहाइड्रेट हो गए, दूसरे ये कि जो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के पेशेंट हैं जिनको एथेरोस्क्लेरोसिस है, तो जब एथेरोस्क्लेरोसिस होता है पेशेंट को तो वो बॉडी की सारी वेसल्स को इन्वॉल्व करता है, वो सिर्फ कार्डियक को नहीं करता या सिर्फ पेरिफ्रीज को नहीं करता, बाकी चीज़ों को भी करता है। सो जब भी बावल इन्फाक्शन होगी, जब भी स्ट्रैंगुलेशन होगी, तो एक तो क्लिनिकल फीचर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, टेंडरनेस बढ़ जाएगी, टैकीकार्डिया होगा, फीवर वगैरह होगा, और जो इन्वेस्टिगेशंस आप कराएंगे जो इजीली अवेलेबल है, मोस्ट इजीली अवेलेबल है, वो ब्लड काउंट से आप कराएंगे, टीएलसी रेज्ड होगा बहुत ज़्यादा, एबीजीज कराएं तो लैक्टेट वगैरह बढ़े होंगे, और एंजाइम्स लाइक माइलेज, लाइपेज भी इंक्रीज होंगे इन पेशेंट्स के। देन लैब्स में इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम डिप्लीशन, वंस अगेन हमें पता है हेमाटोक्रिट रेज हो जाता है, सीरम एल्बुमिन लेवल्स बढ़ जाते हैं, जो लैब्स के जरिए हमें पता लगता है इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम डिप्लीशन। क्लिनिकली हमें पता लगता है पेशेंट टैकीकार्डिक होता है, टेकिपनिक हो सकता है, यूरिन आउटपुट्स उसके कम होते हैं, पेशेंट में भी कोल्ड, क्लैमी, स्वेट कर सकता है, और अगर हमने सेंट्रल लाइन डाली है तो हमें सेंट्रल वीनस प्रेशर से भी ज़्यादा बेहतर तरीके से वॉल्यूम डिप्लीशन का पता लगता है। Of course, there would be electrolyte abnormalities, and depending upon the type and site of obstruction, दोनों सोडियम और पोटेशियम दोनों यूजली कम होते हैं इन पेशेंट्स के, और अगर तो स्ट्रैंगुलेशन नहीं हुई तो ल्यूकोसाइटोसिस माइल्ड होता है। तो जो इन्वेस्टिगेशन हम खास तौर पे कराते हैं इंटरसेल ऑब्स्ट्रक्शन में, वो एक स्काउट फिल्म कराई जाती है एब्डोमेन की। जो स्काउट फिल्म होती है वो सुपाइन ही करते हैं, एब्डोमेन को सुपाइन करते हैं और इरेक्ट करते हैं। तो जो पेशेंट खड़े नहीं हो सकते इरेक्ट एक्सरे एब्डोमेन कराने के लिए, उनकी फिर हम लैटरल डीक्यूबिटस करते हैं, उनको एक साइड पे करवट दे के फिर टाइम देते हैं ताकि एयर फ्लूइड लेवल्स डेवलप हो जाए, और अगर कोई फ्री एयर मौजूद हो तो वो भी ऊपर को आ जाए। सो जो स्काउट्स कराए जाते हैं उसमें सुपाइन भी कराते हैं और इरेक्ट पोस्चर कराते हैं दोनों। फिर देखते क्या है, जो गैस पैटर्न, जो नॉर्मल गैस पैटर्न है, स्टमक में एयर होती है, कोलन में एयर होती है, और 1 to 2 स्मॉल बावल के अंदर एयर की मौजूदगी होती है, ये नजर आती है सुपाइन में। फ्लूइड लेवल्स हमेशा आपको इरेक्ट में नजर आते हैं, सुपाइन पोजीशन में फ्लूइड लेवल्स नजर नहीं आते, क्योंकि इंटरफेस डेवलप नहीं होता बिटवीन द गैस एंड द फ्लूइड प्रेजेंट इन द ल्यूमन। तो नॉर्मली भी 3 से 4 फ्लूइड लेवल्स मौजूद होते हैं स्टमक में, स्मॉल बॉल में, और समटाइम्स हेपेटोबिलियरी नज़र आ सकते हैं। 4 एरियाज में आपने गैस देखनी होती है, सीकम में देखनी है। सीकम में अगर गैस मौजूद है इसका मतलब है कि स्मॉल बॉल से गैस पहुंच चुकी है सीकम तक। दूसरी अहम चीज़ आपने देखनी है कि रेक्टम में गैस गई है कि नहीं। सीकम में गैस है और रेक्टम में गैस नहीं है, तो इसका मतलब जो है वो ज़्यादा ये इम्कान है कि ऑब्स्ट्रक्शन लार्ज बॉल में। तीसरी अहम चीज़ जो हमने देखनी है कि डायाफ्राम के नीचे फ्री एयर तो नहीं आ गई, विच वुड टेल अस दैट देयर इज अ होलो विस्कस परफोरेशन, परफोरेट हो गई है, गैंग्रीन होके परफोरेट हो गई है इंटेस्टाइन, अगर हम ऑब्स्ट्रक्शन के लिए मरीज को देखें। फिर हमने वेरियस कैल्सिफिकेशन देखनी है, सॉफ्ट टिश्यू मैसेज देखने हैं, स्वास के शेडोज नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और अगर फीसिस मौजूद हैं तो फीसिस का पैटर्न क्या है। ये तो नहीं कि हार्ड फीसिस, फीकल इंफेक्शन हुई है, सूडो ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, पेशेंट को कोलन लोडेड विद फीसिस है, ऐसा तो नहीं है कहीं। नज़र कैसे आता है? नज़र ऐसे आता है कि हम जो स्काउट फिल्म सुपाइन होती है, सुपाइन पे हम कैरेक्टर के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। तो जजनम के अंदर वाल्वुली कॉनिवेंटीज होते हैं। वाल्वुली कॉनिवेंटीज का मतलब होता है कि एक वॉल से दूसरी वॉल तक जो है ना पूरी एक लकीर हम देख सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यू नज़र आता है अक्रॉस द एंटायर ल्यूमन। तो वाल्वुली कॉनिवेंटीज जो है वो रेडियोलॉजिकल शेडो है ऑफ द प्लाइकी सेमिल्यूनरिस। हमें पता है जेजुनम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ पे अब्जॉर्प्शन होती है, जो कुछ हमने खाया पिया डाइजेशन के बाद, तो उसकी वजह से उस ल्यूमन को बढ़ाने के लिए देयर आर फोल्ड्स जिन्हें प्लाइकी सेमिल्यूनरिस कहते हैं विद इन द जेजुनम। और ये प्लाइकी सेमिल्यूनरिस जब हम एक्सरे पे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि
पैक्स ऑफ कॉइन है, बहुत सारे सिक्के जो है ना इकट्ठे रखे हैं, या वो जो एक स्मार्टीज का पैक है उसमें वो चॉकलेट के वो सारे वो इकट्ठे जो स्टैक की हुई है वेरियस चीज़ें। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें कि एक ल्यूमन से दूसरे तक ये कंटिन्यूसली जाता है। जो आइलियम है बारे में कहते हैं वो बिल्कुल पाइप लाइक है, उसके अंदर इट इज कैरेक्टरिस्टिकली कैरेक्टरलेस, इसमें और कोई कैरेक्टर नजर नहीं आता, इसको वो आइलियम होता है। जो कोलन है, जो लार्ज बाल है, एक तो उसका ल्यूमन ज्यादा आता है और दूसरे वो जो हॉस्ट्रेशंस है वो कभी इस तरह नहीं होती वैल्वुली कॉन्वेंटिस की तरह, वो इस तरह होती है, दे आर नेवर कंप्लीटली अक्रॉस द ल्यूमन, वो ओवरलैप नहीं करते आमतौर पर, पेरिफेरली लोकेटेड होते हैं यूजली। सो ढूंढना हमने क्या है, मोस्ट स्पेसिफिक जो ट्रायड है, एक डायलेटेड स्मॉल बॉल लूप्स जिनका जब डायमीटर 3 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाए तो हम कहते हैं स्मॉल बॉल लूप डायलेटेड है। कोलन के लिए हम 6 सेंटीमीटर इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने देखना है कि मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स, हमने कहा 3 से 4 नॉर्मली होती है, मगर जब 3 से 4 से ज्यादा हो अपराइट इरेक्ट पोस्चर की फिल्म के अंदर, तो इसका मतलब है पेशेंट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है। और तीसरी अहम तरीन चीज़ है कि कोलन में हवा गई है कि नहीं गई। स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन में, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन में कोलन में कोई एयर नहीं होगी। नाउ दिस प्लेन एक्सरे इज अबाउट 70 to 80% sensitive and the specificity is low usually, क्योंकि जो कोलन की ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी और जो पैरालिटिक आइलियस की ऑब्स्ट्रक्शन है वो एक दूसरे से एक्सरे फाइंडिंग्स बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं। तो उसमें आपका जो क्लिनिकल एक्यूमेन है, जो आपने हिस्ट्री को और क्लिनिकल फीचर्स को आपस में कोरिलेट किया, उस पर आप ज़्यादा रिलाई करते हैं। इन लिमिटेशंस के बावजूद चूंकि ये फ्रीली अवेलेबल है, इट इज चीप, इट कैन बी इजीली डन, इट कैन बी डन एनीवेयर, सिंपल से सिंपल बीएचयू में भी एक्सरे की मशीन मौजूद होती है, तो आप प्लेन एक्सरे जरूर करा सकते हैं और इससे लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। तो अगर आप ये दो एक्सरे देखें तो हमें नज़र आ रहा है ये जो लेफ्ट साइड वाला एक्सरे है कि कोलन में, सीकम में, रेक्टम में किसी किस्म की कोई एयर नहीं गई, और ये मल्टीपल स्मॉल बॉल के लूप्स है। हम इन पे करेक्टर देखें तो ये नज़र आ रहे हैं, ये वॉल्वुली कॉन्वेंटीज है, ये ल्यूमन की एक साइड से लेके दूसरे तक के गया है और लगता है कि स्टैक ऑफ कॉइन्स है जैसे, ठीक है। सो डायलेटेड लूप ऑफ स्मॉल बावल है, देयर इज नो एयर इन कोलन और रेक्टम, और ये पता लगता है कि सुपाइन पोजीशन में, ठीक है। जब इरेक्ट करते हैं, ये सेम पेशेंट नहीं है, ये डिफरेंट एक्सरेज है। तो ये स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन नजर आ रही है इसमें। इसमें हमें क्या नजर आ रहा है, एयर फ्लूइड लेवल्स नजर आ रहे हैं, ये एनजी ट्यूब नजर आ रही है, वंस अगेन ये जेजनम का डिस्टेंडेड लूप नजर आ रहा है, उसके अलावा आइलियम भी नजर आ रही है। ये क्लासिकली, ये देखें कहते हैं कैरेक्टरिस्टिकली कैरेक्टरलेसिस का कुछ नहीं पता लगता, एक ट्यूब सी लगती है सिर्फ, लेकिन मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स है इसमें। एक ये एयर फ्लूइड लेवल है, ये एयर फ्लूइड लेवल है, ये एयर फ्लूइड लेवल है, ये है, ये है, ये है, मल्टीपल, ठीक है। स्टेप लैडर पैटर्न है, आप देखें जैसे एक सीढ़ी होती है ना बांस की, उस तरह से एक यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक यहाँ पे पड़ा है, एक यहाँ पे पड़ा है, एक यहाँ पे पड़ा। सो इट वंस अगेन मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स, इट टेल्स यू इट इज इन दी स्मॉल बॉल, ठीक है। देयर इज वंस अगेन इसके अंदर भी कोई एयर कोलन के अंदर मौजूद नजर नहीं आ रही। एक दफा फिर हम देखते हैं, ठीक है। ये जेजनम के लूप है और ये आइलियम के लूप है, ये जेजनम के लूप है और ये आइलियम लग रही है। इसका मतलब है कि ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो आइलियम है। ये डिस्टल स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स हैं प्लेन एक्सरे। कोलन में कैसे नजर आता है, ये बड़ा क्लासिकल फीचर है सिग्मॉइड वॉल्वुलस का, इसको कहते हैं बीन साइन, इसको डुहेमल साइन भी कहते हैं, इसको इन्वर्टेड 3 साइन भी कहते हैं, ई साइन भी कहते हैं, मगर आप सबसे आसान ये बीन की तरह लगता है, बिल्कुल जैसे कॉफी का बीन होता है उससे मिलता है। ये बीन साइन है, ये ट्विस्टेड है, दोनों साइड पे ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है कोलन की, और ये ट्विस्ट होके जहाँ पे होना चाहिए उससे ऑपोजिट पड़ाता है। सिग्मॉइड कोलन तो यहाँ पे कहीं मौजूद होनी चाहिए ना, लेकिन सिग्मॉइड कोलन अपने ऑपोजिट एरिया में गई हुई है। सो दिस इज वॉल्वुलस, सिग्मॉइड वॉल्वुलस। अगर ये आलियोसिकल वॉल्वुलस होता तो ये इस साइड पे ज्यादा, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पे ज्यादा होने का इम्कान था। इसी तरह अगर आप इस पेशेंट में देखें, अब इसमें वॉल्वुलस नहीं है लेकिन इसमें ये डिसेंडिंग कोलन आ रही है और यहाँ पे सिग्मॉइड के लेवल पे सडन कट ऑफ है एंड देयर इज नो गैस डिस्टल, रेक्टम बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है एयर से। तो इसका मतलब है यहाँ पे सडन कट ऑफ है और कोलन अभी डिस्टेंड होना शुरू हो रही है, ये कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन कुछ होगा।
सो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट हमें पता है, मैनेजमेंट ये है कि नेवर लेट द सन राइज और फॉल ऑन द पेशेंट विद बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। क्यों? क्योंकि जितनी हम देर करेंगे डिस्टेंशन ज़्यादा होगी, वास्कुलरिटी कंप्रोमाइज होगी। तो जब पेशेंट आपके पास आ गया और हमें पता है कि कंप्लीट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हमें उसके लिए जल्द से जल्द सर्जिकली उसको मैनेज करने की ज़रूरत है। जो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शंस है उनको हम कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं। इनिशियली कैसे करते हैं? इनिशियली वैसे हमने रिससिटेट करना है, हमने एयरवे कंफर्म करनी है, ऑक्सीजनेट करने की अगर ज़रूरत है तो ऑक्सीजनेट करना है पेशेंट को। 2 लार्ज बोर आईवी लाइंस लेनी है और उनमें क्रिस्टलॉइड शुरू कर देने हैं एटलीस्ट एट द रेट ऑफ 120 ml per hour। ऑफ कोर्स इट इज़ टू बिगिन विद, और अल्टीमेट फैसला एस्टिमेटेड फ्लूइड लॉस के और कार्डियक फंक्शन के हिसाब से आपने करना है। ये देखना है यूरिन आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा। और पोटेशियम इनिशियली हम चूंकि सिर्फ रिंगर लैक्टेट देते हैं, उसमें 4.3 मिलीमोल सिर्फ पोटेशियम होता है। अगर ज़्यादा हाइपोकलीमिया है तो हमें उसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत होती है। जैसे हमने उस दिन बात की थी फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में रिक्वायरमेंट हम कैसे निकालते हैं। एक हम जो डेफिसिट हो गया होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर जो मेंटेनेंस फ्लूइड होते हैं, जो डेली रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको ऐड करते हैं, और उसमें जो ऑन गोइंग लॉसेज होते हैं उनको ऐड करते हैं। तो जब ये तीनों मिल जाते हैं तो रिक्वायरमेंट का फैसला होता है। पेशेंट को हम नथिंग पर ओरम कर देते हैं, जिसको मिल बाय माउथ भी कहते हैं, फिर डिकम्प्रेस करते हैं विद नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब और इसको सिक्योर करते हैं। फुली कैथेटर डाला जाता है क्योंकि हमें यूरिनरी आउटपुट चाहिए, और यूरिनरी आउटपुट हमें पता है इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम की एक बहुत अच्छी क्लिनिकल फीचर हमें देता है। उसके हिसाब से हम फ्लूइड का इनपुट आउटपुट चार्ट मेंटेन करते हैं। अगर कंसर्न है कि फ्लूइड ओवरलोड ना कर दें, पेशेंट को कोई और इशू है, तो सेंट्रल लाइन कैन आल्सो बी यूज। फिर हम रिजल्ट्स, लैब के रिजल्ट्स कराते हैं, हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे हैं, लैक्टेट वगैरह कैसा है, टीएलसी कैसा है, गट स्ट्रैंगुलेशन की जो हमें आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स मिल सकते हैं लैब्स में, उनसे देखते हैं। और याद रखें कि सिर्फ सिग्मॉइड वॉल्वुलस में रोल है रेक्टल ट्यूब डालने का। कि आप रेक्टल ट्यूब डालते हैं, डीकम्प्रेस होकर वॉल्वुलस जो है वो अनट्विस्ट हो जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनको डेफिनेटिव मैनेजमेंट चाहिए। इमरजेंसी में रेक्टल ट्यूब डाल के आप उनको अनट्विस्ट कर सकते हैं सिग्मॉइड वॉल्वुलस को, बट दैट इज नॉट अ डेफिनेटिव मैनेजमेंट। सर्जिकली क्या करना है? सर्जिकली अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है, आपने फैसला कर लिया अंदर जाना है, और अगर इवन आपका ख्याल था टू बिगिन विद के पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है लेकिन 48 आवर्स में भी रिजॉल्व नहीं हो रही, आपने गैस्ट्रोग्राफिन पिलाया और वो भी नहीं पहुंचा, इट हैज नॉट पास थ्रू द रेक्टम, देन यू नीड टू गो इन सर्जिकली। व्हेन यू गो इन सर्जिकली, फोकस क्या है? एक, रिलीव द सोर्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, टू, रीस्टोर द बाउल कंटिन्यूटी। अगर उसके लिए आपको कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है ट्यूबरक्लोसिस का जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन है, या कोई ट्यूमर था जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है, तो आपको उसको रिसेक्ट भी करना पड़ सकता है, आपको उससे पहले प्रॉक्सिमल डाइवर्जन देनी पड़ सकती है, या आपको रिसेक्ट करके दोनों को आउटसाइड एज डबल बैरल निकाल सकते हैं, या आप अगर कंडीशंस फेवरेबल है तो एनास्टमोसिस कर सकते हैं। करना क्या है? टू रिलीव द ऑब्स्ट्रक्शन एंड टू रीस्टोर बाउल कंटिन्यूटी। फोकस आपकी सर्जिकल मैनेजमेंट का ये है। इंडिकेशंस क्या है? इमीडिएट कब करनी है हमने? जब एविडेंस है स्ट्रैंगुलेशन का, खास तौर पे जैसे हर्नियाज है, एपिगैस्ट्रिक हर्निया है, पैराम्बलाइकल हर्निया है, इंग्वानल हर्निया है जिसके अंदर बावल आके फंस गई है, और इन पेशेंट्स के अंदर पेरिटोनाइटिस के अगर साइंस या किसी और ऑब्स्ट्रक्शन, किसी और वजह से ऑब्स्ट्रक्शन थी लेकिन अब पेरिटोनाइटिस के साइंस आना शुरू हो गए, विच में बी ईदर बिकॉज ऑफ परफोरेशन और वास्कुलर कंप्रोमाइज, देन यू नीड टू डू इमीडिएट इंटरवेंशन। जल्द से जल्द पेशेंट की सर्जरी होनी चाहिए। किन पेशेंट के अंदर आप ठहर सकते हैं, वेट कर सकते हैं? एक, जिनके अंदर मतलब हमने पार्शल के लिए रखा था और उसके बावजूद वो रिलीव नहीं हुई, तो 24 टू 48 आवर्स ऑब्जर्व करने के बावजूद भी ठीक नहीं हुई, तो फिर हम जाके उसको करेक्ट करना है, रेक्टिफाई करना, ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करना है। या डायग्नोसिस वर्जिन एब्डोमेन है, पोस्ट ऑपरेटिव एडेशन है, पहली दफ़ा पेशेंट आया है और अभी तक डायग्नोसिस क्लियर नहीं हो रहा, और 48 आवर्स की कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के बावजूद पेशेंट की ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव नहीं हुई, देन यू नीड टू गो इन एंड सब्सिक्वेंटली डू अ सर्जरी एंड रिलीव द ऑब्स्ट्रक्शन। इंटरमीडिएट स्टेज उस वक्त है जब आपने डायग्नोज तो कर लिया है, मगर अभी पेशेंट के जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस ऐसे हैं कि इस वक्त फौरी तौर पे ऑपरेशन करने में मरीज का फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है।
तो आप रेक्टिफाई करना चाहते हैं, आप उसके फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को ठीक करना चाहते हैं, उसके यूरिन आउटपुट को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, या हो सकता है कि आपको ब्लड की ज़रूरत है, आप ब्लड वगैरह अरेंज करना चाहते हैं, स्टेबलाइज करके ऑप्टिमाइज करके सर्जरी करना बेहतर है। लेकिन ये वो पेशेंट हैं जिनमें कोई परफोरेशन नहीं हुई है, इनमें कोई स्कीमिया नहीं हुआ, इसमें कोई स्ट्रैंगुलेशन नहीं है, इसमें कोई वास्कुलर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, इसमें आप सेफली वेट कर सकते हैं। जिन पेशेंट्स में स्कीमिया हो गया है, वो परफोरेट करने हैं, उनके अंदर इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत है। स्टेबलाइजेशन करने का टाइम आपके पास उन पेशेंट्स के अंदर मौजूद नहीं है। सो दिस वाज जस्ट बेसिकली बिल्कुल बुनियादी मोटी मोटी बातें। अगर आप इसके बारे में जाहिर है जितनी भी आप डिटेल पे जाना चाहें, यू कैन गो इनटू डिटेल, लेकिन दिस इज द बेयर मिनिमम दैट यू शुड नो एट योर लेवल। सो लेट मी सी द चैट के अंदर अगर कोई सवाल है, वी कैन आइडेंटिफाई। अच्छा, एक तो नया लिंक था। ओके, इंटरसेप्शन एंड वॉल्वुलस। जो इंटरसेप्शन है वो इंट्राम्यूरल है और वॉल्वुलस एक्स्ट्राम्यूरल है, ठीक है, क्योंकि इंट्राम्यूरल जो सॉरी इंट्राम्यूरल जो इंटरसेप्शन है वो एक्स्ट्राम्यूरल है और वॉल्वुलस भी एक्स्ट्राम्यूरल है। इंटरसेप्शन प्रॉक्सिमल सेगमेंट का होता है, प्रॉक्सिमल सेगमेंट जो डिस्टल सेगमेंट में गया होता है और डिस्टल सेगमेंट उसको बाहर से कंप्रेस करता है, ये एक्स्ट्राम्यूरल है। इसी तरह जब वॉल्वुलस ट्विस्ट होता है तो वो ट्विस्ट होने की वजह से उसकी कंप्रेशन बाहर से रही है, एक्स्ट्राम्यूरल कॉजेज। ओके, और उसके अलावा ओके, नया मैसेज क्या है ये? Pathophysiology of decreased intraluminal fluid volume. What does that mean? बेटे इंट्राल्यूमिनल फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज कब हुआ? मैं ये कह रहा हूँ थर्ड स्पेस लॉस है। जो इंट्राल्यूमिनल फ्लूइड मौजूद है जब गट एक्टिव नहीं है, गट काम नहीं कर रही, तो ये फ्लूइड बॉडी के पास अवेलेबल नहीं है, ना एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में अवेलेबल है, ना इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में, तो बॉडी इसको अपने होम्योस्टेसिस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये थर्ड स्पेस लॉस है। डिक्रीज इंट्राल्यूमिनल फ्लूइड वॉल्यूम नहीं, डिक्रीज इंट्रावास्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम होती है थर्ड स्पेस लॉस की वजह से, क्योंकि जो इंटेस्टाइन की ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पड़ा होता है, ठीक है। ओगिलवी सिंड्रोम जो है वो बेसिकली क्रॉनिक क्लोनिक ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, which may present as an acute, but actually इसकी पैथोफिजियोलॉजी ये chronic obstruction है which may present in acute form sometimes. All right. So if there are any more questions, you can ask them in the you can email me them, and subsequently क्या है? फिर कुछ चैट है ये क्या? एयर फ्लूइड लेवल ऑब्स्ट्रक्शंस बेटे स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में नजर आएगी। कहाँ पड़ा फ्लूइड ज़्यादा, कहाँ पड़ा हुआ है? स्मॉल बाउल में पड़ा हुआ है। गैस कहाँ पड़ी हुई? स्मॉल बाउल में पड़ी हुई। लेंथ किसकी ज़्यादा है? स्मॉल बाउल की। तो जब इरेक्ट खड़ा होता है पेशेंट 5-10 मिनट तो एयर फ्लूइड इंटरफेसेस बन जाते हैं, तो एयर फ्लूइड लेवल्स नज़र आती हैं स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है। सूडो ऑब्स्ट्रक्शन एंड आइलियस। सूडो ऑब्स्ट्रक्शन कोलन की होती है, आइलियस आमतौर पे स्मॉल बाउल की होती है आमतौर पे, ठीक है। ज्यादा कॉज ये होता है सूडो ऑब्स्ट्रक्शन जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की होती है, और उसमें बेसिकली जो फीकल लोडिंग होती है ऑफ द कोलन, एंड इट इज द इनएबिलिटी ऑफ नॉन प्रोपल्सिव एक्शन ऑफ द कोलन। वेयर एज जो आइलियस है, आइलियस में पेरिस्टाल्सिस जनरेट ही नहीं हो पा रहा होता। सो बुनियादी फ़र्क ये है कि सूडो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो आप समझे वो लार्ज बॉल बेसिकली इन्वॉल्व होती है, और आइलियस जो है उसमें स्मॉल बॉल इन्वॉल्व होती है। ऑल राइट, सो we stop it here. Dr. Ahmed has recorded this, so I'll share it with you on the Google Classroom as well.